like, share and subscribe my channel. तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम किसी आम घटना की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के एक छोटे से गांव की, उस खौफनाक लोक कथा की जिसने सच में लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी भर नहीं है, बल्कि खौफ के मनोविज्ञान और बरसों पुरानी किंवदंतियों का एक ऐसा जाल है जिसे सुलझाना बहुत दिलचस्प है। जैसे जैसे हम इस शापित आखिरी कमरे के रहस्य को खंगालेंगे, ये साफ हो जाएगा कि कैसे एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला गांव अपने अंदर इतने भयानक राज छुपा सकता है। जो भी रात में वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं है, ये उस गांव की रगों में दौड़ता हुआ खौफ है, एक ऐसी चेतावनी जिसे हर एक गांव वाला पत्थर की लकीर मानता है। जब हम इस तरह के लोक साहित्य का विश्लेषण करते हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि ऐसी चेतावनियों के पीछे किसी बहुत ही बड़ी और खतरनाक सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जाती है। भाग 1, गांव का शापित स्कूल। अब दिन और रात का ये विरोधाभास देखिए। दिन के समय जहां बच्चे खेलते हैं, शोर शराबा होता है, पूरी तरह से एक मासूमियत भरा माहौल होता है, वहीं रात होते ही ये पूरा का पूरा इलाका एक सुनसान, वीरान और बेहद डरावनी जगह में बदल जाता है। रोशनी और अंधेरे का यही अंतर इस किंवदंती को और भी ज्यादा असरदार बनाता है। सोचने वाली बात है ना, जो जगह दिन में सबसे सुरक्षित लगती है वही रात के सन्नाटे में सबसे खतरनाक बन जाती है। दिलचस्प बात यह है कि पूरे स्कूल से डर नहीं लगता। डर का जो असली केंद्र है वो एक बहुत ही खास जगह है, आखिरी कमरा। पुराने सरकारी स्कूल के ठीक पीछे बना एक अकेला सा कमरा जिसे गांव वाले पूरी तरह से शापित मानते हैं। ये पूरी लोक कथा इसी एक अंधेरे, अलग थलग पड़े कोने के इर्द गिर्द घूमती है। वैसे मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो किसी भी जगह का आखिरी हिस्सा या एकदम कटा हुआ कोना इंसानी दिमाग में हमेशा एक अज्ञात डर पैदा करता है, और ये कमरा उसी डर का जीता जागता सबूत है। भाग 2, रात 11 बजे का सफर। और इसी उत्सुकता का शिकार हुए ये 4 लोग, सोनू, पप्पू, गोलू और रिंकू। ये वो 4 दोस्त थे जिन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि वे इस अफवाह का सच पता लगाकर ही रहेंगे। ये किसी एक इंसान का पागलपन नहीं था, बल्कि पूरे ग्रुप का दुस्साहस था जिसने उन सभी को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से पीछे मुड़ना शायद मुमकिन नहीं था। इन दोस्तों ने उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की ठान ली थी जिसे गांव के बड़ों ने सालों से खींच रखा था। उस रात जो हुआ उसका घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। रात के ठीक 11 बजे इन लोगों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी के सहारे स्कूल में एंट्री ली। कुछ ही देर बाद एक अजीब सी बदबू आने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई चीज सालों से सड़ रही हो। थोड़ा और आगे बढ़ने पर टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी, जहां एक ही नाम बार बार लिखा हुआ था, रवि। इसी बात पर पप्पू ने हंसते हुए मजाक किया कि लगता है रवि यहाँ का मॉनिटर था। लेकिन ये मजाक तुरंत खौफ में बदल गया, क्योंकि तभी एकदम से एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दी, माँ दरवाजा खोलो। रिंकू ने तुरंत पहचान लिया कि ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी शापित आखिरी कमरे से आ रही थी। भाग 3, आखिरी कमरे का खौफ। जैसे ही सोनू ने अपने मोबाइल की टॉर्च उस आधे टूटे हुए कमरे के अंदर मारी तो रोशनी सीधे एक दीवार पर जाकर रुकी। वहां खून से सना हुआ एक संदेश लिखा था, आज फिर 4 बच्चे आए हैं। जरा सोचिए इस बात को। ये कमरा या जो कुछ भी इस कमरे के अंदर मौजूद था वो न केवल उनके वहां होने के बारे में जानता था, बल्कि वो बाकायदा उनका इंतजार कर रहा था। ये संदेश इस बात का सीधा प्रमाण था कि वे अब शिकार बन चुके हैं। अब जाल पूरी तरह से कस चुका था। वो संदेश पढ़ने के तुरंत बाद अचानक एक बहुत तेज आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर घबराहट और चीख पुकार मच जाती है। उनके मोबाइल की टॉर्च, जो उस घुप अंधेरे में एकमात्र सहारा थी, वो भी बार बार झपकने और बंद होने लगती है। और फिर जब रोशनी वापस आती है तो कमरे के एक कोने में एक छोटा बच्चा खड़ा दिखाई देता है। वो स्कूल ड्रेस पहने हुए था और उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। उस बच्चे ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, उनमें कोई सफेदी नहीं थी, बस एक अंतहीन अंधेरा। और फिर उस डरावने सन्नाटे को चीरते हुए उसके मुंह से जो अल्फाज निकले वो सच में खून जमा देने वाले थे। उसने पूछा, क्या तुम लोग मेरे साथ खेलोगे हमेशा के लिए? ये कोई मासूम सवाल नहीं था, ये उनकी नियति का फैसला था।
हमेशा के लिए वाला ये हिस्सा इस पूरी किंवदंती को सबसे भयानक बना देता है। भाग 4 उस खौफनाक रात का अंत। उस काली आंखों वाले बच्चे की आवाज सुनते ही गोलू डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। बाकी तीनों दोस्त पागलों की तरह उस जाम हो चुके दरवाजे को पीटने लगे, लेकिन वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। और तभी कमरे में लगी एक पुरानी सी स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। ये कोई आम घंटी की आवाज नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का काउंटडाउन था, क्योंकि हर एक टन की आवाज के साथ वो डरावना बच्चा उन खौफजदा दोस्तों के थोड़ा और करीब आता जा रहा था। ये एक तरह का चरम मनोवैज्ञानिक अत्याचार था। इसी घबराहट और चीख पुकार के बीच पप्पू की नजर कमरे की दीवार पर पड़ी। वहां पहले से ही बच्चों के हाथों के कई निशान बने हुए थे, लेकिन उन निशानों के बीच एक नया निशान धीरे धीरे उभर रहा था। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि वो निशान किसी और का नहीं, बल्कि खुद पप्पू के हाथ का था। ये इस बात का एकदम स्पष्ट संकेत था कि अगला शिकार कौन होने वाला है। दीवार ने अपना शिकार चुन लिया था। और फिर अगली सुबह हुई, जब गांव वालों ने स्कूल का दरवाजा खुला देखा और अंदर गए तो उन्हें वहां सिर्फ 3 दोस्त मिले, सोनू, गोलू और रिंकू। लेकिन पप्पू वहां नहीं था। वो बिना कोई भी सुराग छोड़े पूरी तरह से गायब हो चुका था। रात की शुरुआत में उसने जो मजाक किया था, उसकी कीमत उसे हमेशा के लिए उस कमरे का हिस्सा बनकर चुकानी पड़ी। ये जो नंबर 3 है ना, ये हमेशा के लिए इस लोक कथा का एक बेहद दुखद और डरावना प्रतीक बनकर रह गया। गांव वालों का कहना है कि आज भी अगर कोई रात 11 बजे उस स्कूल के पास से गुजरता है तो उस शापित आखिरी कमरे से एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आती है, एक और दोस्त चाहिए। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो आज भी उस गांव की हवाओं में तैर रहा है, एक अधूरापन जो शायद किसी और की तलाश कर रहा है। इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि क्या वाकई कुछ जगहें अपने अंदर एक काला सच समेटे होती हैं।